हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए हम लोग सामाजिक विज्ञान का रिवीजन क्लास कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा रिवीजन क्लास 3 है और इसमें हम लोग 65 प्रश्न को देखेंगे। और यह सीटीईटी पेपर 2 के लिए भी सेम इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान लिए हुए हैं उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में सभी पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि बिहार टीईटी या फिर यूपी टीईटी, हरियाणा टीईटी, जो भी शिक्षण से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं बीपीएससी, ये सभी का जो प्रश्न है उसका कलेक्शन करके तैयार किया गया है और यह आपके सिलेबस के चैप्टर वाइज है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हिस्ट्री के क्वेश्चन में आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में विश्वास रखता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सत्य शोधक समाज, ऑप्शन बी सेवा समाज, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज या फिर ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्म समाज। और ये सभी समाज सुधार आंदोलन से संबंधित आज का हमारा चैप्टर है, यानी कि हिस्ट्री का जो भी प्रश्न है वो सभी आपको समाज सुधार आंदोलन से ही देखे जाएंगे। और यह क्वेश्चन सीटीईटी 2018 में भी पूछा जा चुका है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। तो आप सभी को पता होगा आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन सी शाह आलम प्रथम या फिर ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अकबर द्वितीय ने भेजा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1856 ईस्वी, ऑप्शन बी 1846 ईस्वी, ऑप्शन सी 1816 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1826 ईस्वी। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो 1856 ईस्वी में पारित किया गया था और यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस सूफी संत के शिष्य थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी मखदूम बाहुबा मनेरी या फिर ऑप्शन डी अब्दुल कादिर गिलानी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के शिष्य थे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था किस परिवार में। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म एक बंजारा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संत जो वीर शैव संप्रदाय से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिदास ठाकुर, ऑप्शन बी कनकदास, ऑप्शन सी अल्लाम प्रभु या फिर ऑप्शन डी अपार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्लाम प्रभु जो थे वो वीर शैव संप्रदाय से संबंधित थे, यानी कि वे लोग शंकर भगवान की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बहुविवाह पर प्रतिबंध सैयद अहमद खान, बाल विवाह पर प्रतिबंध हरविलास शारदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुविवाह पर प्रतिबंध सैयद अहमद खान ने नहीं लगाया था, बल्कि ए बी और सी बिल्कुल सही है। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के प्रयास से, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से और बाल विवाह पर प्रतिबंध हरविलास शारदा के प्रयास से संभव हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा, ऑप्शन बी उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया अपितु व्यवसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी थी, ऑप्शन सी वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी,
ऑप्शन डी, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेरा गांव में एक मिशन स्थापित किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उनको रमाबाई को पंडिता की उपाधि संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, इसके कारण दिया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया, ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, ये भी सही है। ऑप्शन सी, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया था। या फिर ऑप्शन डी, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की उपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। इसमें ऑप्शन डी गलत है, बाकी ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल सही है। और मैकाले की शिक्षा नीति इसी पर आधारित थी कि भारतीयों को अपने देश से कटकर ऐसा शिक्षा दिया जाए जिससे इंग्लैंड के व्यापारियों को या फिर वहाँ पे रहने वाले लोगों को फ़ायदा हो। इसलिए भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा पे कम बल दिया जाता था, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड वालों का ही उसमें तारीफ रहता था या उनका जो फ़ायदा हो ऐसी ही शिक्षा देने की प्रथा यानी कि यहाँ पे भारत में स्टार्ट की गई। तो औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल सही है और ऑप्शन डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया है। उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, या फिर ऑप्शन डी, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्योतिराव फुले ने अमेरिकी को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए गृह युद्ध किया था, इसलिए अपने गुलामगिरी पुस्तक में उन्होंने उन लोगों को इसे समर्पित किया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जेबी कृपलानी या नरसिंह मेहता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल या राजेंद्र लिहारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काकोरी हत्याकांड से भगत सिंह संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रुकैया सखावत हुसैन जो थी वो सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये ज्योतिराव फुले ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1906 में हुए सोग्राम संगवा के विद्रोह का क्या कारण था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुजरात में पाटीदार किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध, नील के बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया, या फिर ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना। तो सोग्राम संगवा विद्रोह जो असम में हुआ था उसमें आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही जोड़ा बनाना है। एक तरफ आंदोलन है और दूसरी तरफ उसका सुधारक दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं ब्रह्म समाज, युवा बंगाल, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन, और सुधारक में है स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खां आंदोलन, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो और केशव चंद्र सेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ब्रह्म समाज जो है वो केशव चंद्र सेन से संबंधित है, युवा बंगाल जो है वो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो से है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सैयद अहमद खां आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पे हम लोग मिलान कर सकते हैं, दिख ही नहीं रहा है, ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, युवा बंगाल हेनरी लुइस, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां। आप लोग इसको इस तरह से याद कर सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? तो यह तर्क दिया था मुमताज़ अली ने, ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा आज का हिस्ट्री का सेशन समाप्त होता है। अब हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और ज्योग्राफी में हमारा वही चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है। हमारा पहला प्रश्न है ज्योग्राफी का कि भारत एक बड़ा देश है, तो यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? तो भारत पृथ्वी का कुल 2.4% भाग घेरता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? इसका परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा या प्रचक्रण? तो सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग उसकी कक्षा कहलाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन से है? सूर्य, शुक्र, चंद्रमा या प्रॉक्सिमा सेंचुरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सूर्य के सबसे नज़दीक चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? उपसौर, अपसौर, विषुव या संचालन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपको कल भी बताया गया था कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी रहती है उसको उपसौर कहते हैं, और जब सबसे ज़्यादा दूरी होती है, अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, अप मतलब दूर और उप मतलब नज़दीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता जाता है और फिर घटता जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हम लोग पृथ्वी पे कहीं से कहीं जाए, यानी कि पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाए, तो देशांतर रेखाओं का आकार हमेशा समान रहता है, क्योंकि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो समान ही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्लोब, ऑप्शन बी विश्व का राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन सी विश्व का भौतिक मानचित्र, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी का पोस्टर। यानी कि अगर हमको कक्षा में पढ़ाना है कि महाद्वीप का कितना क्षेत्र है और उसका आकार क्या है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग को सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है वो ग्लोब ही होगा, क्योंकि उसके सहायता से हम लोग अच्छे से बच्चों को दिखा पाएंगे। और राजनीतिक मानचित्र के सहायता से दिखाने में दिक्कत होगी, भौतिक मानचित्र में भी ठीक तरह से नहीं दर्शाया जाएगा, और पोस्टर में तो उतना अच्छा से पता नहीं चलेगा जितने आसानी से हम लोग ग्लोब में समझा सकते हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पूरे साल में सूर्य कम से कम एक बार पूरा सीधा ऊपर से आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजे प्रातः है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 7:20 प्रातः। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मानक देशांतर कौन सी है? 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, या 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक देशांतर कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या कर्क रेखा पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है। भारत की मानक समय यानी कि अम्योत्तर रेखा कौन सी है?
तो याम्योत्तर रेखा को हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए। भूमध्य रेखा कहाँ नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर, या फिर उपरोक्त में से कोई एक महाद्वीप? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है, वो दक्षिणी रेखा से वो दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों में कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, यानी कि म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ऐसे करके आप 8 राज्य का नाम भी याद रख सकते हैं। और इसको याद रखिए कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदीप्त वृत्त क्या कहलाता है? तो वह वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिग बियर किसका उदाहरण है? आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, या गैलेक्सी का? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बिग बियर जो है वो नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। 2 शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। तो इन दोनों शहर के समय में अंतर कितना होगा? तो इन दोनों शहर के समय में कुल 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पृथ्वी दिन क्या कहलाता है? तो पृथ्वी दिन कहलाता है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, या आर्कटिक वृत्त पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारे की रोशनी से चमकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे, या तारामंडल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कि किसी भी ग्रह का अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो किसी तारे से रोशनी लेते हैं और चमकते हैं। जैसे कि पृथ्वी है तो पृथ्वी भी सूर्य से रोशनी और ऊष्मा ग्रहण करती है, या फिर जितने भी ग्रह हैं वो सभी सौर मंडल के ग्रह सूर्य से रोशनी और ऊष्मा लेके चमकते हैं। इसी के साथ भूगोल का सेट समाप्त होता है। अब हम लोग नागरिक का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग का सरकार चैप्टर चल रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उनकी शक्ति कानून या संविधान के तहत सीमित है तो उसे हम लोग संवैधानिक राजशाही के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह राज्य था राजस्थान। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का दूसरा स्तर है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा की अवधि 4 वर्ष होती है और संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश में प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो इसका सिर्फ डी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत है, क्योंकि जिला परिषद पंचायती राज का तीसरा स्तर होता है और सचिव का चुनाव नहीं होता है और ग्राम सभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। तो ये तीनों प्रश्न तीनों कथन गलत है, सिर्फ चौथा कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटवारियों यानी कि लेखापालकों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसके कार्य की देखभाल तहसीलदार करता है, ऑप्शन ए। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। दूसरा कथन, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। एक गलत है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है, या फिर ऑप्शन डी 1 सही है और 2 गलत है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों गलत है। जनपद पंचायत के संबंध में ये दोनों कथन गलत है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार की कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है। तो सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय यह होता है कि लोगों का वैसा समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राज्य किस प्रकार का है। अध्यक्षात्मक, लोकतांत्रिक, साम्यवादी या पूंजीवादी। आप लोग को पता होगा हमारा राज्य, हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, यानी कि ऑप्शन बी, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा यानी कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है जिसमें जनता भाग लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, यह है ग्राम पंचायत का काम। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, यह कथन गलत है क्योंकि पंचायत सचिव का चुनाव ग्राम पंचायत नहीं करती है। यह एक सरकारी पद है जिसपे सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है, और स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। सिर्फ ऑप्शन बी गलत है। कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच गाड़ी चलाना, 100 रुपये के नोट का नया डिजाइन लागू करना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना या 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा बंद करना। तो राज्य सरकार का ऑप्शन डी, यानी कि बोर्ड परीक्षा को बंद करने का निर्णय ले सकती है, लेकिन ए, बी और सी का नहीं कर सकती। राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ये नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज्य को लागू किया गया वो राज्य कौन कौन से हैं। तो वो राज्य है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि देश और संचार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, ऑप्शन ए। और बाकी बी, सी और डी जो कथन है वो गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में संचार माध्यम का भूमिका वस्तु का विज्ञापन करने में नहीं है, क्रिकेट के आयोजन का प्रसारण करने के लिए भी नहीं, और मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करने के लिए भी नहीं। लोकतंत्र में संचार माध्यम का मेन काम है लोगों को सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी देना, और वो कितना सही है और कितना गलत है इस पर लोगों को निर्णय लेने में सहयोग करना। भारत में राज्यपाल में यानी कि राज्य की कौन नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रत्येक राज्यों में, ऑप्शन सी। प्रजातंत्र को जनता का जनता के लिए शासन किसने कहा था। तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था, ऑप्शन ए। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया। तो सबसे पहले यह राजस्थान ने किया था, ऑप्शन ए। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार या लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं। तो ग्राम पंचायत के 3 पक्ष होते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख यानी कि ग्राम भोजक के विषय में सही नहीं है। तो राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, यह कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए। बाकी कथन सही है। 73वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन डी। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत या ग्राम अदालत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्राम न्यायालय को ग्राम पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है।
यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। या ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और कार्रवाई का आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं दिख रहे हैं कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, इसलिए मैं इसको बोल के समझा दी हूँ। एक बार और समझ लीजिए, ग्राम सभा जो है वो ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और कार्रवाई का आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 65 में से कितने मार्क्स आपको आए हैं और आपको हमारा ये रिवीजन क्लास कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।